तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले हम जैसा कि अभी हम करते हुए हैं, हम पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर विल मूव टू द क्वेश्चन। ओके, तो बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट्स। आपने सेट के अंदर अभी काफी कुछ पढ़ लिया है, बट मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आपका रियल चैप्टर है, रियल सेट थ्योरी है, वो आज से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सबसेट, उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर सेट, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। ये आपका बेस बनाएगा वेन डायग्राम के लिए, एंड वेन डायग्राम सेट थ्योरी का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, कहीं भी देखोगे, सेट, अगर सेट से क्वेश्चन आ रहा है तो 90% चांस है वो वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा। समझ गए बेटा? तो चले आगे। ठीक है बेटा, सो हेडिंग डाल लो सबसेट। सबसेट देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ए क्या है? एक सेट है जिसके अंदर हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं। क्लास 11th के स्टूडेंट मतलब उनके नेम्स लिखे गए हैं, जो भी क्लास 11 में, आप सारे बच्चे क्लास 11 पढ़ते हो, अपनी क्लास के नाम का एक सेट बना लो। बी सेट क्या है बेटा? बी सेट है एक्स इज सच दैट बी इज अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल। ओके, अब मुझे बताइए, एक स्कूल के अंदर कितनी क्लासेस होती है जनरली? जनरली क्या होती है? के जी, एल के जी, यू के जी, उसके बाद फर्स्ट टू 10th, 12th तक भी होती है। ठीक है, तो हमने ए सेट बनाया, ए सेट के अंदर सिर्फ हमने वो बच्चे इंक्लूड किए हैं जो क्लास 11 में पढ़ रहे हैं। बी सेट के अंदर अंदर हमने पूरे स्कूल के बच्चे इंक्लूड किए हैं। तो आप बताइए बेटा, ए सेट ज्यादा बड़ा होगा या बी सेट ज्यादा बड़ा होगा? ऑब्वियसली बी सेट ज्यादा बड़ा होगा। भाई बड़ा होगा, व्हाट आई मीन, नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे, है ना? बड़ा होने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे। तो इसमें कोई भी बता सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट बी में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू सेट ए। बट यहां पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सबसेट। तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कोई चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ऑब्जर्व करना है इसमें? कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जितने भी ए के अंदर आ रहे हैं, उनके जो नाम है बेसिकली वो बी में भी तो आ ही रहे हैं। ए में जितने भी नाम आ रहे होंगे वो बी में भी तो आ ही रहे होंगे ऑब्वियसली। अगर कोई बच्चा 11th क्लास में पढ़ रहा है तो क्या वो स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट में आएगा नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो इसका मतलब क्या है? ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे बी में आ रहे हैं, विच मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इतना सिंपल होता है सबसेट का मतलब। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहे हैं, इसका मतलब होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं। ए क्या है बेटा? ए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बी क्या है बेटा? बी है सेट ऑफ, ए से मत करो, इसे एन से करो, एन है, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब बेटा मुझे बताइए, ए नहीं सॉरी, एन, एन जेड का सबसेट होगा या फिर जेड एन का सबसेट होगा? एन जेड का सबसेट होगा। ठीक है, सो एन इज अ सबसेट ऑफ जेड। ओके, एक बार मैं डाउट देख लेता हूं, बच्चे पूछ रहे हैं। अच्छा, बच्चे पूछ रहे कैसे होगा? देखो, एन आपको, ठीक है, आपको वर्ड में समझ नहीं आता तो आप एक काम करो ना, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उससे सब क्लियर हो ही जाना है। तो एन में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? सारे नेचुरल नंबर। अब कुछ महाशय ऐसे होंगे जिन्हें नेचुरल नंबर नहीं पता, तो उन्हें बता देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 ऐसे करके, वो सब क्या है? नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा। और जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी होता है। तो यहां से माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं बेटा, वो सारे क्या होंगे? वो सारे इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर में आएंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या एन के सारे एलिमेंट्स जेड के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ऑब्वियसली आ रहे हैं, विच मीन्स
n इज अ सबसेट ऑफ z। समझ आया बेटा? ठीक है, आपको अब सबसेट का मीनिंग समझ आ गया। अब इसे रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं वो आपको देखना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको बताया बेटा a इज अ सबसेट ऑफ b। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b। a इज अ सबसेट ऑफ b, इस स्टेटमेंट को लिखने का एक और वे है ये। a उसके बाद एक साइन बना दो, सबसेट को बेसिकली मैथमेटिक्स में इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ गए? ऐसे ही अगर मुझे लिखना है n इज अ सबसेट ऑफ z, इसे कैसे लिखूंगा बेटा, n फिर ये वाला साइन देन z। ठीक है बेटा, समझ आया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके ओके ओके, ठीक है। तो बेटा यहां पे लिख लो आप, स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं मैं, सबसेट की स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। अब ये ए और बी क्या है बेटा, ए और बी सेट्स है, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं ए एंड बी आर सेट्स। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और इसे मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। नोट कर लो इसे जल्दी से। हो गया? नोट कर लिया बेटा? ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लिखवाता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो, a इक्वल्स 135 and b equals x is such that x is an odd natural number, odd natural number less than 6। अब इस केस में बताओ a b का सबसेट होगा या b a का सबसेट होगा बेटा? तो आप इसमें इजीली देख सकते हो, a तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है एज इट इज, इसे लिखे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब b को भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जस्ट टू गेट द क्लैरिटी। आप सीधा रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा आगे सोचना पड़ता है। बट अगर आपको उसमें कंफ्यूजन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, दोनों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर देख लो। आपको अपने लिए कन्वीनियंट बनाना है बस क्वेश्चन। तो x क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। बट इसमें क्या कंडीशन दे दी, नंबर लेस देन 6 होना चाहिए। सो 1 3 5, अब 6 भी नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 बोला है, 6 से छोटा। तो अब इस केस में बताइए बेटा, a b का सबसेट होगा या b a का सबसेट होगा? दोनों केसेस ट्रू है। यस बेटा, दोनों केसेस ट्रू है। इसमें a के सारी मिल, अगर आपको दो सेट के अंदर चेक करना है कि वो सबसेट है या नहीं, अगर मुझे a और b के बीच में चेक करना है कि a b का सबसेट है या नहीं, तो मुझे बस एक चीज देखनी होती है, और वो क्या है बेटा, a के सारे एलिमेंट्स b में आ रहे हैं नहीं। यहां आप देख सकते हो a के सारे एलिमेंट्स b में आ रहे हैं। a के एलिमेंट्स क्या क्या है बेटा, 1 3 5, वो b में आ रहे हैं, विच मीन्स a इज अ सबसेट ऑफ b। अब सेकेंडली आप देख सकते हो b a का सबसेट है या नहीं, तो b के सारे एलिमेंट्स a में आ रहे हैं, सो b इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ a, विच मीन्स यहां से आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ ली सबसेट की, क्या, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, देन ये एवरी केस में ट्रू होगा, a एंड b आर इक्वल सेट्स। जब भी a b का सबसेट हो और इसका इनवर्स भी ट्रू हो, मतलब b a का भी सबसेट हो गया, तो a और b डेफिनेटली क्या होंगे बेटा, ये दोनों इक्वल सेट होंगे, मतलब a इक्वल b। और आप यहां पे देख भी सकते हो, मैंने ये वाला एग्जांपल इसीलिए दिया है आपको, यहां पे आप इजीली देख सकते हो a और b इक्वल है। समझ आया बेटा? तो अब तक जो भी मैंने पढ़ा एक बार दो सबको मैं
सबकी काइंड ऑफ समरी प्रेजेंट कर देता हूं। अभी तक मैंने आपको बताया सबसेट की डेफिनेशन। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया इसकी एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या बताई बेटा? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड इनवर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे बेटा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। यहां तक आपने नोट कर लिया? ओके, अब एग्जाम्पल करते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। लास्ट क्लास में एक बच्चा कह रहा था सर आप पढ़ाते तो अच्छा हो बट आप पेन का कलर एक ही रखते हो। वेट बेटा बस। दिख रहा है बेटा? एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल 9 है, दिख रहा है? थोड़ा और जूम कर देता हूँ। अब दिख रहा है बेटा? एग्जाम्पल 9। यस और नो तो बोल दो। तो एग्जाम्पल 9 में क्या लिखा है? कंसीडर द सेट्स। इसमें आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या दिया गया है? पहला सेट दिया गया है 5। सेकंड सेट क्या दिया गया है? मैं दूसरा ही कलर लेता हूँ, ये अच्छा ही लग रहा। ब्लू ले लो, लाइट कलर। लड़कियों का फेवरेट कलर क्या होता है? पिंक ही होता है। ठीक है, ओके। तो इसमें आपको क्या क्या सेट्स दिए गए हैं बेटा? 5 और एक सेट दिया गया है ए, वो किसके इक्वल है? 1 3। बी क्या दिया गया है? 1 5 9। एंड सी क्या दिया गया है? 1 3 5 7 9। तो ये आपको 4 सेट्स दिए गए हैं। फिर आपसे क्या पूछ लिया? इंसर्ट द सिंबल। देखो मैंने आपको बताया था अगर आपको बताना है ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो आप क्या साइन यूज करते हो? ये वाला। अगर आपको ये बोलना हो ए बी का सबसेट नहीं है तो आप क्या करोगे? इसे काट दोगे। सेम जो हम बिलोंग्स टू में करते थे, है ना? बिलोंग्स टू में क्या होता था? अगर कोई एक चीज एलिमेंट होती थी किसी सेट की तो हम क्या करते थे? बिलोंग्स टू का साइन बनाते थे। अगर नहीं होती थी तो हम इसे काट देते थे। ठीक है, ऐसे ही सेम हमें करना है इसमें। करते हैं बेटा इसमें। तो पहला क्या लिखा है केस बेटा? फाई डैश बी। फाई डैश बी। तो क्या आप बता सकते हो इसके अंदर कि फाई बी का सबसेट होगा या नहीं? अब कई बच्चे बोलेंगे फाई क्या होता है बेटा? फाई होता है कुछ भी नहीं, है ना? अब इसका मतलब क्या होना चाहिए? फाई के अंदर जो एलिमेंट है दैट इज कुछ भी नहीं, वो बी के अंदर आना चाहिए। अब बी के अंदर तो कुछ भी नहीं आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। बट ये गलत है। क्यों गलत है? देखो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं। ये प्रॉपर्टी आप लिख लो, नोट कर लो। एक वाला क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, पहले आप प्रॉपर्टी नोट कर लो बेटा। ये वाली प्रॉपर्टी 1। तो सबसेट वाली या सेट थ्योरी के अंदर ही फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैं एक सेट बना देता हूं ए 1 2 3, तो मैं कहना क्या चाहता हूं? हर सेट अपना ही सबसेट होता है। अगर मैंने एक सेट ले लिया ए, ठीक है, अब इसे दोबारा लिख देता हूं ए 1 2 3, तो क्या आप बता सकते हो ए का सबसेट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। क्या बताई थी कंडीशन? सबसेट की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि जो आपका लेफ्ट में लिखा हुआ है, मतलब जिसका आपको चेक करना है सबसेट है या नहीं, वो उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले में आने चाहिए। तो इसके 1 2 3, इसके 1 2 3 में नहीं आ रहे क्या? ऑब्वियसली आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट उठाओ आप, वो खुद का सबसेट तो होगा ही होगा। ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हर सेट का सबसेट होता है बेटा। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई ओनली एक ऐसा सेट है जो हर सेट का सबसेट होता है। जैसे 1 है ना, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। वैसे ही फाई
हर सेट का सबसेट होता है, एक प्रॉपर्टी है। इसका लॉजिक बताऊं आपको, देखो फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है कुछ भी नहीं, है ना, नथिंग। फाई का मतलब होता है नथिंग। अब मैं कोई भी एक रैंडम सेट उठा लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल ए ही उठा लेता हूं, 1 2 3 जो अभी हमने लिया था। अब अगर मैं चेक करूं फाई इसका सबसेट है या नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या देखना होगा, फाई के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं नहीं, फाई में अब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो चेक करने की नीड है, विच मीन्स फाई हर सेट का सबसेट होगा। ठीक है, अब इसमें कई लोग क्या बोलते हैं कि फाई खुद का सबसेट होता है नहीं, तो उसमें तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ही लग गई ना, फाई खुद का सबसेट तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आपको बेसिकली अगर मैं कोई भी सेट दे दूं, मान लो मैंने ये दे दिया 1 2 3, तो इसके अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, तो 2 सबसेट तो आपको इसके पता ही पता है। पहला सबसेट क्या है इसका, खुद ये ए बाय प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड बाय प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है 5। तो ये 2 सेट ऐसे सेट हैं जो ए के सबसेट होंगे ही होंगे, बाकी और कौन कौन से होंगे वो हम आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना डिस्कशन है। ठीक है बेटा, तो अब आ जाते हैं बैक टू एग्जाम्पल। लेकिन दोबारा ओपन आ गया, इंसर्ट, ओके। ठीक है बेटा, देखो कंसीडर द सेट्स। पहला सेट दिया है फाइव, दैट इज नथिंग, या आप डायरेक्टली फाइव भी लिख देते समझ जाते हैं आप। नेक्स्ट सेट क्या दिया है, ए दैट इज 1 3। थर्ड सेट क्या दिया है बेटा, बी दैट इज 1 5 9। एंड फोर्थ सेट क्या दिया है बेटा, 1 3 5 7 9, ये दिया गया है। अब आपको बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अब आपको सिंबल इंसर्ट करना है कि सबसेट है या नहीं है। इंसर्ट सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो पहला पेयर क्या है बेटा, फाइव डैश बी। अब बताओ फाइव बी का सबसेट होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, ये तो प्रॉपर्टी ही है। फाइव हर सेट का सबसेट है, आप कोई भी सेट लो, यूनिवर्स का कोई भी सबसेट, कोई भी सेट ले लो, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। या चाहे यहाँ ए लिखा होता, बी लिखा होता, सी लिखा होता, कुछ भी लिखा होता है यहाँ पे राइट हैंड साइड, सब में यही केस आता सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए एंड बी। अब बताओ बेटा ए बी का सबसेट होगा या नहीं होगा, एक, अब आपको चेक करना है तो ए की कंडीशन चेक करनी है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो ए के एलिमेंट्स क्या है 1 3, बी के एलिमेंट क्या है 1 5 9, 1 तो आ गया 3 नहीं आया, सो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब ये 1 मार्क का है कि आपको बस इंसर्ट करना है। अगर इसमें रीजन भी पूछ लेते, क्या रीजन देते, ये लिखते कि ए के अंदर बी, ए के अंदर क्या आ गया 3 आ गया, बी के अंदर 3 नहीं आया, ये अगर आप लिखते तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। आप क्या लिखोगे बेटा इसके अंदर, 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डजंट बिलोंग्स टू बी, बस इतना लिखना है, ज्यादा शीट नहीं भरनी है, कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है बेटा, मैथ्स है, मैथ्स में सिर्फ लॉजिक चलता है। आपने इतना लिख दिया टीचर खुश हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स दे देगा वो, समझ गए, क्योंकि इससे साफ साफ पता चल रहा है अगर ए बी का सबसेट होना चाहिए था, ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए बी के अंदर, बट हो क्या रहा है, 3 तो आ रहा है ए के अंदर बट 3 बी में नहीं आ रहा, तो ये सबसेट हो ही नहीं सकता। तो आपको ऐसे जस्टिफाई करना है, आपने अपना आंसर जस्टिफाई किया है बेटा। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए एंड सी, ए सी का सबसेट है या नहीं है, ऑब्वियसली ए सी का सबसेट है। क्यों है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर आ रहे हैं, सो ए सी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है। ठीक है, लास्ट वाला बता दो, बी और सी, बी डैश सी, बताओ बेटा, है, क्यों है, बिकॉज 159 बिलोंग्स टू, 159 बिलोंग्स टू बी एंड 159 ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। तो क्या है, आप इसमें अगर कोई जस्टिफिकेशन पूछेगा आपसे क्यों है, तो आप क्या लिखोगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी दैट इज, आई ई को लिखते हैं, दैट आई ई को प्रोनाउंस करते हैं दैट इज 159, 159 है ना बी में, हाँ 159 आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट सी।
159 are also elements of set C. That is why B is a subset of C. समझ आ गया बेटा? ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए. अच्छा, मुझे एक और चीज बता दो. जैसे थर्ड वाले की मैं बात कर लेता हूं. आपने ये तो बता दिया A is a subset of C. A C का सबसेट लग रहा है, तो C A का क्या लगेगा? C is dash of A. अगर A C का सबसेट है तो C A का होगा सुपरसेट. सुपरसेट. जस्ट लाइक आप अपने फादर के सन हो या डॉटर हो. ठीक है, आप अपने फादर के सन हो या डॉटर हो, तो आपके फादर आपके क्या लगेंगे? ऑब्वियसली फादर लगेंगे, है ना. तो आपके फादर आपको सन या डॉटर बोल दे, या आप अपने फादर को सीधा फादर बोल दो, एक ही बात है ना. ऐसे ही ए अगर खुद को सी का सबसेट बोल दे, या सी ए को अपना क्या बोल दे, सी ए को क्या बोल दे, सी क्यों बोलेगा, हाँ, सी खुद को ए का सुपरसेट बोल दे. यार कंफ्यूज कर, दोबारा बताता हूं. अगर ए सी को अपना सबसेट बोल दे, या फिर सी खुद को ए का सुपरसेट बोल दे, दोनों एक ही बात है बेटा, एक ही बात है. जस्ट लाइक आप खुद को अपने फादर का सन या डॉटर बोल दो, या फिर आपके फादर खुद को आपका फादर बोल दे, एक ही बात होती है ना. ऐसे ही यहां पे ए सी को, इस वाले केस में अगर ए सी को खुद ए क्या बोल दे, खुद को सबसेट बोल दे सी का, कि मैं सी का सबसेट हूं, या फिर सी खुद को सुपरसेट बोल दे ए का, एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है. ठीक है, अगर मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे अगर मैं लिख देता हूं बेटा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसके दो मीनिंग होते हैं. पहला मीनिंग क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी. दूसरा मीनिंग क्या है इसका बेटा, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए. बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए. दोनों एक ही बात है. ठीक है, दोनों एक ही बात होती है, बस दोनों को कहने के जो वेज है वो अलग अलग है. ठीक है, और सुपरसेट के लिए कोई सिंबल नहीं होता. जो सिंबल है सिर्फ सबसेट के लिए यूज होता है, सुपरसेट का कोई सिंबल नहीं है. इसी से पता चल रहा है हमें. ठीक है, जिसकी साइड ये वाला ओपनिंग आ रही है, ये बी की तरफ आ रही है, तो ये सुपरसेट है. जहां पे ये वाला पार्ट आ रहा है कर्व वाला, वो सबसेट है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें ओवर एक्सप्लेनेशन हो गई. अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल. ठीक है, सुपरसेट भी आपको समझ आ गया. ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल. वेट. एग्जाम्पल 10. एग्जाम्पल 10 में क्या लिखा है, ध्यान से देखो. लेट ए इक्वल्स, लेट ए इक्वल्स ए ई आई ओ यू, ये तो वॉवल का सेट है. बी इक्वल्स ए बी सी डी. इज ए अ सबसेट ऑफ बी? है क्या, बताओ. ऑब्वियसली नहीं है. क्यों नहीं है? इसमें लिखा है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी. नो, यस, नहीं है. वाई? तो इसमें रीजन क्या लिखोगे आप? रीजन ये लिखोगे क्योंकि ए अगर बी का सबसेट होता तो ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए थे, बट यहां हम देख सकते हैं ई नहीं आया, है ना. सीधा इसमें ई ले लो बस. ई बिलोंग्स टू ए बट ई डजंट बिलोंग्स टू बी. ई बिलोंग्स टू ए बट ई डजंट बिलोंग्स टू बी, विच मीन्स A is not a subset of B. ठीक है, अब आपको क्या पूछ लिया, इज B a subset of A? B A का सबसेट है क्या? तो आप देख सकते हो B के सारे एलिमेंट्स भी A में नहीं आ रहे. कौन सा एलिमेंट नहीं आ रहा? B नहीं आ रहा, C भी नहीं आ रहा, D भी नहीं आ रहा. तो बस आप B ले लो. अगर आपको जस्टिफाई करना है, उसे जस्टिफाई करने के लिए B ले लो, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर नहीं आया तो सबसेट नहीं होगा. तो क्या लिखोगे, B बिलोंग्स टू B बट B डजंट बिलोंग्स टू A. ठीक है बेटा, तो यहां से आपने ये भी जस्टिफाई कर दिया, वाई बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. ये भी आपने जस्टिफाई कर दिया. अब करते हैं बेटा एग्जाम्पल 11. यहां तक हो गया. एग्जाम्पल 11 करें. लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स. ओके, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी. इज इट ट्रू दैट ए
इज अ सबसेट ऑफ सी। तो इसमें क्या बोला है, ए बी सी 3 सेट्स हैं और उनके बीच में कंडीशन क्या है, ए क्या है, ए बिलोंग करता है बी से, ए बिलोंग करता है बी से, ए सबसेट नहीं है बी का, ए बिलोंग करता है बी से, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो आपसे पूछा है क्या अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा क्या, ये भी ट्रू होगा क्या, इफ नॉट देन गिव एन एग्जाम्पल। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आप खुद से मान लो कोई सेट, और सेट किस तरह मानना है कि ये दोनों कंडीशन जस्टिफाई होनी चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे और फिर येस और नो बताएंगे। तो पहले क्या करते हैं, ए हमें इस तरह अज्यूम करना है कि वो बी का क्या बन जाए, एक एलिमेंट बन जाए, ठीक है। तो ए क्या मान लेते हैं, ए वन मान लेते हैं, ए वन मान लेते हैं, ठीक है, एक सेट मान लेते हैं जिसमें वन है। उसके बाद बी को क्या एज्यूम करते हैं, बी को हमें इस तरह एज्यूम करना पड़ेगा कि उसका एक एलिमेंट वन आना चाहिए, तो बी को मान लेते हैं एक तो नॉर्मली वन एलिमेंट वन। उसके बाद ये, अब कई बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो गए, यार आपने सेट के अंदर भी सेट घुसा दिया, हाँ डाल सकते हो, कोई क्या प्रॉब्लम है, सेट के अंदर सेट आ सकता है, बल्कि सेट के अंदर सेट के अंदर सेट के अंदर सेट भी आ सकता है, वो भी कोई कंडीशन नहीं होती। क्योंकि देखो एक जो एलिमेंट होता है ना वो कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट एक सेट भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, एक लेटर भी हो सकता है, कोई ग्रीक लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई सिंबल भी हो सकता है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, समझ गए। सी के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने वन ले लिया एज एन एलिमेंट, एक सेट वाला वन। अब आप बोलोगे, कई बच्चों को डाउट क्या होगा, देखो यहाँ बच्चों को डाउट क्या क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर आपने यहाँ वन लिख दिया, ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देते, ये हटा के ये नहीं लिखते और सीधा यहाँ वन लिख देते, तब भी हम क्या बोल सकते थे, ए बिलोंग्स टू बी, है ना। ऐसा किस किस को लग रहा है, ऐसा ये गलत है, क्योंकि देखो ये क्या है, ये वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट है, इसमें हम ये तो बोल सकते हैं वन बिलोंग्स टू बी, ये तो बोल सकते हैं, बट हम ये नहीं बोल सकते कि ये वन बिलोंग्स टू बी, क्योंकि एलिमेंट जो होता है ना वो एज इट इज आता है, एज इट इज पूरा उठाना होता है। इसीलिए कंडीशन क्या दी गई है बेटा, देखो कंडीशन दी गई है आपको, ए जो सेट है, एक सेट दूसरे सेट का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको अंदर एज एन एलिमेंट एक सेट ही डालना पड़ेगा। तो एक वन ले लेते हैं और उसके अलावा एक ये ले लेते हैं। अब आप लिख सकते हो ए बिलोंग्स टू बी, अब आप लिख सकते हो क्योंकि ये जो एज इट इज है पूरा ये यहां पे आ रहा है एज इट इज, समझ गए, एज इट इज वही आना चाहिए अगर बिलोंग्स टू लगा रहे हो तो, क्योंकि वो एलिमेंट है नॉट सबसेट है, समझ गए। कोई डाउट है इस वाले में, कोई कंफ्यूजन है आपको, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, बताओ कोई कंफ्यूजन है, पक्का, आगे मूव करें फिर। तो हमने ए मान लिया बी मान लिया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, अब ये वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। अब हमें कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करवानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सी एज्यूम करना है। अब सी हमें किस तरह एज्यूम करना है कि बी क्या बन जाए, सी का एक सबसेट बन जाए। तो बी अगर सी का सबसेट होगा तो बी के सारे एलिमेंट सी में आने चाहिए, तो मैं सी ऐसे मान सकता हूं 1 2 और एक ये। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो अगर बी सी का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट सी में कॉपी तो होने चाहिए। मैंने एक और डाल दिया, ऐसे ही डाल दिया मैंने, अपनी मेरी मर्जी है, मैंने ऐसे ही डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, आपने कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये दोनों, हमने इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, अब आपको बताना है ए सी का सबसेट है या नहीं है बेटा, ए सी का सबसेट है या नहीं, तो ये चेक कर लो, ए सी का सबसेट है, बताओ बेटा ए सी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, ऑब्वियसली आ रहे हैं, ए के अंदर एलिमेंट क्या है, वन है, वो यहां वन आ रहा है ना, तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो इसका मतलब ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है। ऐसा होता है अगर ए बी का एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू बी है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये हमेशा ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल लेके प्रूव कर दिया। तो आपको इस टाइप के थियोरेटिकल क्वेश्चन वैसे जनरली आते नहीं है, आ गया तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ तो मैं आपको 100% एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए मैं सारे एक एक इलिस्ट्रेशन भी करा रहा हूँ आप, ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट करें, ठीक है नेक्स्ट करते हैं। ये था 11, अब आते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये तो कुछ बहुत ईजी है। देखो मैंने आपको बताया था ना आपकी बुक में थ्रू आउट योर एंटायर चैप्टर, सिर्फ बुक में नहीं पूरे चैप्टर में ही
n से क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब n क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। z क्या है बेटा, z है सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद r क्या है बेटा, r छोड़ो, आप पहले q बताओ, q क्या था बेटा, q क्या था, एग्जैक्टली सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो क्यू था बेटा सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब इसे हम डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते क्योंकि रैशनल नंबर कितने सारे होते हैं, है ना, उनका पैटर्न भी क्या होते हैं रैशनल नंबर, जो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। तो उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स इक्वल्स एक्स बाय वाई, पी बाई क्यू की जगह मैंने एक्स बाय वाई लिख दिया। उसके बाद सच दैट एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स एंड वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ मैंने सेमी कोलन क्यों लगा दिया, या कोलन आएगा। तो बेसिकली अगर हम रैशनल नंबर का सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसे कैसे लिखेंगे, x बाय वाई सच दैट x एंड y आर इंटीजर्स एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर होते क्या है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, यही होता है ना। तो उसी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। कोई डाउट यहां तक, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब मुझे बता दो बेटा, अब मुझे रिलेशन बता दो इनके बीच में, वेदर इसमें आपको इंसर्ट करना है बिलोंग्स टू नहीं, ये वाला साइन सबसेट वाला, तो वेदर सबसेट और नॉट। तो बताओ बेटा एन जेड का सबसेट है, ऑब्वियसली है क्योंकि सारे एन के एलिमेंट जेड में आ रहे हैं, सो एन इज अ सबसेट ऑफ जेड, ठीक है, ट्रू है। उसके बाद बताओ बेटा जेड क्यू का सबसेट है। देखो अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो ये चार्ट याद कर लेना, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था चार्ट। क्या चार्ट था बेटा, वो पूरा नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम, जो बच्चे पहली बार लेक्चर देख रहे हैं वो ध्यान से देख लेना इसे। पूरा नंबर सिस्टम डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, रियल नंबर एंड नेक्स्ट क्या था, नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर, रियल नंबर एंड नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर या आप इसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो आप पढ़ोगे आगे। रियल नंबर फर्दर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इरैशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। फॉर एग्जाम्पल √2 √3 पाई, है ना, √2 √3 पाई, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर भी फर्दर कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ये होते हैं दो पार्ट में डिवाइडेड, इंटीजर्स एंड डेसिमल्स, इंटीजर्स एंड डेसिमल्स, ठीक है। आगे इंटीजर्स भी डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट में, पहला वोल नंबर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो नेचुरल नंबर एंड वोल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो गए, सारे पॉजिटिव इंटीजर ही हो गए, और वोल नंबर ये सब होता है। तो अब आप इसमें देख सकते हो, अगर मैं इसमें इस टेबल के अकॉर्डिंग देखूं तो अगर मैं बोलूंगा वोल नंबर किसका सबसेट हो गया, इंटीजर का सबसेट हो गया, जो ऊपर वाले जितने भी आ रहे हैं सबका सबसेट है ना। अगर मैं बोलूं रियल नंबर का भी सबसेट है, और रियल नंबर नहीं रैशनल नंबर का भी सबसेट है, और रियल नंबर का भी सबसेट ही है ना। ऐसे अगर मैं बोलूं डेसिमल्स किसका सबसेट है, ये रैशनल नंबर का सबसेट है और रियल नंबर का भी सबसेट है, ठीक है। ऐसी सेम लाइन में मुझे बताओ ये जो रैशनल नंबर है, जेड क्या थे, सॉरी जेड थे इंटीजर्स, ये रैशनल नंबर का सबसेट है या नहीं है, ऑब्वियसली है, ये भी आएगा। तो बस आपको इसमें याद क्या रखना है, अब आपको यहां से पता चल गया, यहां से आपको एक चीज पता चल गई, n इज अ सबसेट ऑफ, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू से डिनोट करते हैं। और रैशनल नंबर भी किसका सबसेट है, रियल नंबर्स का, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसे आर से डिनोट, नोट कर लो बेटा ये। अच्छा अब एक डाउट आ रहा है, काफी अच्छा डाउट है, एक बच्चे ने डाउट पूछा है, बहुत अच्छा डाउट है। इसमें क्या है, टी, टी क्या है, टी है सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, ओके,
एंड एन आपको पता ही है, तो बचपन से ही पता है आपको। नेचुरल नंबर्स, एक बच्चे कह रहे बचपन में मुझे अपना नाम भी लिखना नहीं आता। यार जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बचपन से, इसका मतलब है आपको फर्स्ट क्लास से पता। देखो टी क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या टी एन का सबसेट होगा, है ना? क्या एन टी का सबसेट होगा? देखो टी और एन की पहले बात कर लेना। आपको अगर ऐसे वर्ड में समझ नहीं आता तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जरा इरेशनल नंबर वाला रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, नहीं हो पाएगा, है ना? क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमें क्या पता क्या क्या आ रहा है, बहुत सारे इरेशनल नंबर हो, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, किस किस को लिख लोगे? इसका तो कर सकते हो, इसका तो पता है ना, 1 2 3। बट आप इसमें साफ साफ देख सकते हो दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। इर्रेशनल नंबर, बेसिकली अगर आपको ये चेक करना है कि इर्रेशनल नंबर का जो सेट है वो क्या सबसेट है नेचुरल नंबर का या नहीं, तो इसकी कंडीशन क्या थी? अगर ये होता तो इर्रेशनल नंबर के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट में आने चाहिए थे, बट आते हैं? नहीं आते। तो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट। एंड इसका उल्टा भी क्या होगा? सबसेट नहीं होगा, इसका उल्टा भी ट्रू है। नेचुरल नंबर इज नॉट ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स है वो इरेशनल नंबर के सेट में आते ही नहीं है। इरेशनल नंबर के सेट में क्या आते हैं? सारे एब्सर्ड नंबर आते हैं। एक पाई आता है, एक √2 आता है, √3 आता है, और भी बहुत सारे हैं, √5 आता है, √7 आता है ना? जो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सप्रेशन होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, वो सारे आते हैं। तो ये भी सबसेट नहीं है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, आगे मूव करें बेटा। अब एक टर्म आती है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, हेडिंग डालो बेटा, प्रॉपर सबसेट। एक बच्चे कह रहे सर आपने मैथ्स को इंग्लिश बना दिया। देख जितने डिटेल नोट्स मैं लिखवाता हूँ ना क्लास में, जितने मैं लिखवा रहा हूँ इतने डिटेल नोट्स ना, आप अगर एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? और मेरा ही होता है, आप जो मेरे नोट्स बना लोगे ना, जो भी आप नोट्स बनाओगे वो आपको आज आगे तक काम आएंगे। मैं उसमें सारे कंसेप्ट डालता हूँ, चाहे वो जितना भी छोटा कंसेप्ट है मैं सारे डालता हूँ। और उसके साथ अगर आप क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो आपको कहीं और से करने की नीड ही नहीं है, ठीक है? फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। और ओके सो आगे देखते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए क्या है? 1 2 3। बी क्या है? 1 2 3 4। एंड सी क्या है बेटा? सी है 1 2 3 4 5, ठीक है? क्या आपको दिया गया है? अब मुझे एक बात बताओ, ए बी का सबसेट होगा या नहीं? होगा तो ठीक है, पहले कलर तो मिल जाए अच्छा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ए बी का सबसेट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। बी सी का सबसेट होगा या नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली होगा। चलो बी को थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक काम करो, बी को थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, मैं इसमें 5 भी इंक्लूड कर, ये भी इंक्लूड कर। अब बताओ मुझे बी का सी का सबसेट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, है ना? एंड ए सी का सबसेट, ये तो ऑब्वियसली होगा। तो तीनों केसेस के अंदर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है। क्यों है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं। तो मतलब ये जो रिस्पेक्टिव मैंने सेट बोले वो दूसरे वाले सेट्स के या अपने पेयर्स के क्या है? सबसेट है, ठीक है? ये तो आपको पता है। बट आपने इसमें एक चीज नोटिस की बेटा, देखो ए और बी के अंदर क्या है? ए और बी के अंदर आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो आप कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो आ रहे हैं, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है,
है ना, बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे, ठीक है, बट ये बी और सी के अंदर ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं बट सी के भी सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना, या आप इसे उल्टा बोलना चाहते हो ऐसे ही बोल सकते हो, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं और ए के नंबर ऑफ एलिमेंट कम है बी से, ये भी है ना, इस केस में हम क्या बोलते हैं, सबसेट तो है, ए और बी सबसेट है, मतलब ए बी का सबसेट है, बी बी सी का सबसेट है, बट इस केस के अंदर हम ए को क्या बोलेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, वाइल बी इज जस्ट अ सबसेट, बी को क्या बोलेंगे बस सबसेट, सबसेट ऑफ सी, बस कंप्लीट थियरी है, कुछ इसमें है नहीं। नोट कर लिया, ठीक है, तो आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में आ गए बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है, दैट इज बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है, ए बी का प्रॉपर सबसेट बन जाता है, सबसेट तो होता ही है, सबसेट तो इस केस में भी है, बी वाले केस में भी है, बी सी वाले केस में, बट इसमें क्या है, ये प्रॉपर सबसेट बोला जाता है ना, अगर ऐसा हो गया बी के सारे एलिमेंट सी में आ गए और इसका उल्टा भी ट्रू है, दैट इज सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ डी, तो इस केस में जस्ट सबसेट बोलेंगे, ठीक है, बस उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन, प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट of B, जल्दी से नोट करो बेटा, हो गया, ठीक है, अब आप इसमें ऑब्वियसली देख सकते हो, अगेन सेम एग्जांपल में देखो, ए बी का सबसेट है बट बी ए का सबसेट नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया था, आपका नॉलेज चेक करता हूं, आज के लेक्चर में ही बताया मैंने आपको, अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है तो क्या रिलेशन होता है ए बी में, इक्वल सेट, एग्जैक्टली, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट नहीं है तो ए क्या होता है, प्रॉपर सेट होता है बी का, ए बी का प्रॉपर सेट होता है, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है ना, बी ए का सबसेट नहीं होगा, ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है तो ए बी का प्रॉपर सेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, समझ आ गया, तो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट नहीं है तो दोनों इक्वल सेट होते हैं, ठीक है, क्या बोल दिया, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो दोनों इक्वल सेट होते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल सेट होते हैं और दोनों एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं, बट अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट नहीं है तो ए बी का प्रॉपर सेट होता है, समझ आ गया, तो इस केस में हम बोल सकते हैं अगर ए बी का सबसेट है और ए और बी इक्वल सेट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ए बी का डेफिनेटली प्रॉपर सबसेट होगा, समझ आया, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कर ले, ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इंटरवल्स एज सेट, इंटरवल्स एज सेट, तो आपने बेटा कई बार देखा होगा, जैसे आपको नंबर लाइन दी गई है, यहां पे 0 होता है, यहां पे 2 है मान लो, यहां पे -2 है, अब मुझे क्या करना है, मुझे -2 से +2 तक सारे नंबर, जितने भी नंबर आ रहे हैं नंबर लाइन पे, अब जरूरी है -2 से +2 तक सिर्फ 4 नंबर आते हैं, -2 1 1 और 2 नहीं, इसके वजह बहुत सारे नंबर्स आते हैं, इनफाइनाइट नंबर आते हैं,
इनफाइनाइट नंबर कैसे हो गए, 1.00002 दोनों के बीच में आ रहे हैं। क्या और इसके बाद क्या हो गया, -1.877777, कितने सारे नंबर हो गए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। तो अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है एक सेट के फॉर्मेट में, -2 से +2 के बीच में जितने भी नंबर हैं सबको रिप्रेजेंट करना है मुझे सेट के फॉर्मेट में, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं इंटरवल्स के फॉर्मेट में लिखता हूं। इंटरवल्स में कैसे लिखता हूं, जैसे मुझे -2 से +2 तक सारे नंबर लिखने हैं, अब इसमें -2 और +2 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो मैं डॉट बना देता हूं। देखो मैं इंक चेंज कर देता हूं, -2 से +2 तक सारे नंबर मैं इंक्लूड करना चाहता हूं, और यहां मैंने डॉट क्यों बनाया बेटा, ये यहां मैंने डॉट इसलिए बनाया क्योंकि मैं -2 और +2 ये भी इंक्लूड कर रहा हूं दो इस पूरी की पूरी लिस्ट में। तो इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, -2, इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, इसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं -2, +2, और यहां पे लगा दूंगा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अब मान लो मुझे लिस्ट में -2 इंक्लूड नहीं करना, -2 मुझे इंक्लूड नहीं करना, मुझे बस +2 इंक्लूड करना है लिस्ट में, -2 से +2 के बीच वाले सारे नंबर चाहिए मुझे, बस मुझे -2 इंक्लूड नहीं करना। तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करूंगा नंबर लाइन में, सिर्फ ऐसे, और इसे इंटरवल के फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा, या -2 में मैं लगाऊंगा ये वाला ब्रैकेट, इसे पैरेंथेसिस बोल। तो इससे क्या समझ गए, -2 नहीं आ रहा लिस्ट में, बस आगे +2 तक सारे आ रहे हैं, और +2 भी इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे -2 और +2 दोनों इंक्लूड नहीं करने, मुझे सिर्फ -2 और +2 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे करने हैं। तो मैं बस एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा ऐसे, ठीक है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दूंगा, डॉट नहीं बनाऊंगा। उससे क्या समझ आ गया, -2 +2 नहीं आ रहे, और इन्हें कैसे लिखूंगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस आएगा और यहाँ भी पैरेंथेसिस आएगा, इसका मतलब -2 भी नहीं आ रहा लिस्ट में, +2 भी नहीं आ रहा, तो -2 से +2। लास्ट केस क्या बचता है, लास्ट केस बचता है जब मैं -2 इंक्लूड कर रहा हूं, +2 नहीं कर रहा, तो उस केस में सिंपली ऐसे -2 से +2 तक, और यहाँ पैरेंथेसिस, और इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो कैसे, यहाँ -2 के ऊपर तो डॉट आएगा, यहाँ से +2 तक। समझ आया, तीनों के चारों के समझ आ गए, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो इंटरवल्स है नंबर लाइन वाले हमने सेट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिए। अब इन्हें अगर, ये तो हमने ठीक है ऐसे कर दिया नॉर्मली, अब इन्हें अगर हमें वैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इस सेट को कैसे लिखेंगे बेटा, ये पूरा सेट ही है बेसिकली, इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे कर्व ब्रेसेस, उसके बाद x इज सच दैट x की रेंज लिख दो, x की रेंज लिख दो, कहां से कहां तक है, -2 से +2 इंक्लूडिंग -2 एंड +2, तो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x, देन लेस देन इक्वल टू 2, और उसके बाद एक और कंडीशन है, एंड x बिलोंग्स टू r। x क्या है, जो रियल नंबर जितने भी होते हैं, रियल नंबर जो नंबर लाइन पे आते हैं जितने भी नंबर, वो सारे नंबर हैं, किसके बीच में, -2 से +2 इंक्लूडिंग -2 एंड +2, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, थर्ड वाले की बात करते हैं, x इज सच दैट, x की रेंज क्या है, -2 से +2 है विदाउट इंक्लूडिंग -2 एंड +2, सो -2 लेस देन x लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू r, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला देख सकते हैं, x इज सच दैट -2, यहां पे मैं लगाऊं, बताओ इक्वल टू का साइन लगाऊं या नहीं, इक्वल टू का साइन लगेगा नहीं, इसमें इस वाले में नहीं लगेगा, और इस यहाँ पे लगेगा, हाँ क्योंकि 2 पे इंक्लूड कर रहे हैं ना, एंड x बिलोंग्स टू r, ठीक है। लास्ट वाला केस, x इज सच दैट, यहाँ पे -2 यहाँ पे लगेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं लगेगा, ओके। अब आपको कंप्लीटली समझ आ गया है, दिख नहीं रहा होगा बेटा, नोट कर लो सारे बच्चे, ओके। चलिए नोट, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मान लो ये नंबर लाइन है, मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर ये,
ए टू बी विदाउट इंक्लूडिंग ए एंड बी या एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। तो कैसे करूंगा, यहाँ पे ओपन आएगा, ये ओपन आएगा तो है ना, ओपन कर लेना, ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, 2 पॉइंट से ब्रेक हो रहा है, ये दोनों ए एंड बी पॉइंट ही है, ये ए है ये बी है, ये दोनों ओपन है। बाकी हम कहाँ से कहाँ तक इंक्लूड कर रहे हैं, पूरा इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसको ऐसे बनाते हैं नंबर लाइन के ऊपर। अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ए टू बी सारे नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली नंबर लाइन बनाऊंगा और यहाँ पे सॉलिड डॉट्स बनाऊंगा 2, और यहाँ पे ऐसे थोड़ा इसे बोल्ड कर दूंगा ए से बी तक। अगर मुझे ये करना है ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी ओनली, तो क्या करूंगा, अगेन एक नंबर लाइन बनाऊंगा। अब मैं सिर्फ एक एंड पे ब्रेक करूंगा ए पे, क्योंकि ए को इंक्लूड नहीं करना, बी को तो करना है ना, ए को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे। अरे क्या कर दिया, हाँ इसको ओपन कर देना, इसको ओपन कर देना बस, और आगे बी को सॉलिड कर देना, क्योंकि बी तो इंक्लूड हो रहा है ना, तो होगा ए टू बी। लास्ट केस क्या बनता है, ए को इंक्लूड कर लो एंड बी को क्या करो, एक्सक्लूड कर दो। तो इसमें क्या बनेगा, अगेन नंबर लाइन बनेगी, बी पे ओपन रहेगा एंड ए पे सॉलिड रहेगा। समझ आया, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आपने यहां तक कर लिया तो आपने 99% थ्योरी कंप्लीट कर ली फॉर एक्सरसाइज 1.3। अब बेटा आपको होमवर्क में एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन करने होमवर्क में। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम यहीं से मूव करेंगे, मैं कराऊंगा आपको 1.3 पूरी, बट आप एक बार सारी करके आओगे। अगर आप सारी कर लेते हो खुद से तो मैं नहीं कराऊंगा, अगर नहीं होती तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी, परसों होगी, तो परसों तक करना है आज से, ठीक है। बाकी अब इसमें एक टॉपिक और रहता है, पावर सेट के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं है, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट आपके वैसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस 5th क्वेश्चन नहीं हो पाएगा और 4th क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, 5th एंड 4th क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आपके 2 टॉपिक रहते हैं बस इस एक्सरसाइज के, वो मैं करा दूंगा, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट नेक्स्ट क्लास में, और उसके आगे जितना भी बचा है एक्सरसाइज वाला पार्ट वो हो जाएगा। बाकी आपका होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज 1.3 पूरी, ठीक है। बाकी कुछ कन्फ्यूजन हो